अच्छा, वायरल रैशेज इन पेडियाट्रिक्स कौन कौन से होते हैं? मिजल्स होते हैं, रूबेला, रोज़ुला, पार्वो वायरस B19, हेड, फुट एंड माउथ डिजीज। हम ये सारे को कवर करेंगे। अच्छा, इन सारे रैशेज़ की जो ट्रीटमेंट होती है ना, वो सपोर्टिव और रीअश्योरेंस है। सबसे पहले मिजल्स है। मिजल्स में जो बच्चा आएगा वो फीवर, इरिटेबिलिटी के साथ आएगा। रैश ऑफन ईची, जो कि फेस या नेक से स्टार्ट होता है, देन पूरे बॉडी में स्प्रेड करता है अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है। कॉप्लिक्स स्पॉट्स, वाइट सेंटर स्पॉट्स मौजूद होते हैं ऑन बक्कल म्यूकोजा, सेकेंड मोलर टीथ जो मोस्टली कहा जाता है वहाँ पर। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में रनी नोज एंड सोर थ्रोट, जिसको कोराइजा के सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है। नो सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो इसमें कोई सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी नहीं होती। ठीक है। मिजल्स और रूबेला एक ही जैसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, बट रूबेला मिजल्स को हम रूबेला भी कहते हैं और रूबेला इज़ अनदर थिंग। ठीक है। रूबेला है, रूबेला में क्या होता है, जर्मन मिजल्स, 3 डे मिजल्स कहा जाता है इसको। जो पेशेंट को सिम्टम आएंगे ना, वो 3 डे के ये सारे एग्जैक्ट सिम्टम्स आएंगे। मैनेजमेंट क्या होता है इसका? मेनली सपोर्टिव होता है। आप पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन फॉर पेन एंड फीवर दे लो, और उसके अलावा अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप रीअश्योर करोगे। कोई एंटीबायोटिक, कोई स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं दी जाती, क्योंकि ये डिजीज़ जो है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाती हो। जैसे मैंने ऊपर बताया था, मिजल्स में कॉप्लिक्स स्पॉट्स, सी मतलब वो साउंड समझ रहे हो ना, इस तरह के साउंड्स आएंगे आपके पास। कॉप्लिक स्पॉट्स, कफ, कोराइजा, ठीक है, काफ के साउंड्स, रनी नोज, सोर थ्रोट कोराइजा में आता है, और कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। ये 3 सिम्टम होंगे, 3 C's के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद रूबेला आ जाओ। रूबेला में क्या होता है? दिस इज़ द अनदर थिंग। ठीक है। जर्मन मिजल्स कहा जाता है इसको। लो ग्रेड फीवर होगा। रैश क्या होता है? मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है, जो कि फेस पर से बिगिनस होता है। ठीक है। और फिर होल बॉडी पर फैलता है, बिल्कुल मिजल्स की तरह, बट इसके डेज में फ़र्क होता है। 3 से 5 दिन का होता है, और इसमें आपको लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, मिजल्स में नहीं मिल रही थी। सर्वाइकल, सब ऑक्सीपिटल, पोस्ट ऑरिक्यूलर, कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें जो स्पॉट होता है, डेट इज़ फॉर्शिमर स्पॉट्स ऑन सॉफ्ट पैलेट, रेड पिटैकी इन द माउथ। ठीक है। रेड पिटैकी, उसमें वाइट था, इसमें रेड पिटैकी स्पॉट हमें माउथ में सॉफ्ट पैलेट पे नज़र आता है, जिसको हम फ्रॉशिमर स्पॉट्स कहते हैं। अभी तक ये वाला कोई केस नहीं आया है एग्ज़ाम में, AQH के रिकॉल में नहीं आया, बट आ सकता है, मे बी 2024 में आ जाए। उसके बाद नोट, रूबेला जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है मिजल से, बट इसमें आप यहाँ क्या मिलेगा? लार्ज लिम्फ नोड मिलेगा और फॉर्शमेंट स्पॉट्स मिलते हैं। ठीक है। ऑन सॉफ्ट पैलेट, नॉट ऑन बक्कल म्यूकोजा। फिर रोज़ुला है, रोज़ुला इन्फेंटम, ये केस आया था। इसमें सडन हाई टेम्परेचर होता है और नॉन ईची रैश होता है, स्पेशली ऑन ट्रंक यानी चेस्ट और लेग्स पर, जो कि फिर बॉडी में स्प्रेड करता है। रोज़ुला फेस से स्टार्ट नहीं होता, रोज़ुला नेक से स्टार्ट नहीं होता, रोज़ुला चेस्ट से स्टार्ट होता है या फिर लेग से स्टार्ट करता है और फिर पूरे बॉडी में फैलता है। उसमें बच्चे को हाई फीवर होगा, तो ये रोज़ुला इन्फेंटम, इसको हम 5th डिजीज़ भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रोज़ुला इन्फेंटम हो गया, फिर इरिथमा इन्फेक्टियोसम, जिसको 5th डिजीज़ कहा जाता है, जो कि पार्वो वायरस B19 करवाता है। इसमें चिल्ड्रन को स्लैप्चिक अपीयरेंस, ठीक है, 5 हाथ से लगता है ना जब गाल पर, तो 5 उंगलियों के निशान, तो उससे याद रखो। इरिथमा इन्फेक्टियोसम 5th डिजीज़ पार्वो वायरस B19 करवाता है। इसमें चिल्ड्रन में स्लैप्चिक अपीयरेंस होते हैं, जो कि ब्राइट रेड रैश ऑन बोथ चीक, और फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करते हैं। और अगर वो फीट और सोल्स को इन्वॉल्व कर ले तो ये ईची भी हो सकते हैं। बट इतनी चीज़ आपके लिए काफ़ी है केस को डायग्नोज करने के लिए, कि अगर आपके पास स्लैप्चिक अपीयरेंस लिखते हैं, ठीक है, ब्राइट रेड रैश ऑन बोथ चिक्स और बच्चा है, ठीक है, और फिर वो फीट और सोल को इन्वॉल्व कर रहा है जो अब ईची हो चुका है, तो डैट इज़ इरिथमा इन्फेक्टियोसम विच इज़ 5th डिजीज़। फिर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ में क्या आता है? कौन करवाता है? कॉक्सिकी वायरस करवाता है। पेनफुल अल्सर्स ऑन टंग, ग्रे ब्लिस्टर्स ऑन हैंड्स एंड फीट। ट्रीटमेंट क्या है? सब की सपोर्टिव प्लस रीअश्योरेंस। इफ़ यू सस्पेक्ट मेनिंजाइटिस, रैश, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, अनकंट्रोल्ड फीवर, द मैनेजमेंट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है।
अच्छा, फिर हमारे पास एक केस है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें पल्मोनरी प्रॉब्लम, रिपीटेड पल्मोनरी प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? ड्यू टू हायर विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। और व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म जो कि चेस्ट को अफेक्ट कर रहा है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस? डेट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, फॉलोड बाय सूडोमोनास। स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है वो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट को अफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चाइल्ड प्रेजेंट विथ रिपीटेटिव कफ, लो परसेंटाइल फॉर वेट एंड हाइट, फेलियर टू थ्राइव स्टेट्यूरिया है, और रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस है। रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस आ रहे हैं, आपको सोच लेना है कि भाई इसमें क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आप सस्पेक्ट करो और हमें क्लोराइड स्वीट टेस्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन हर्निया है। इंजॉइनल हर्निया कहाँ होता है? अबव एंड मीडियल टू द प्यूबिक टबर्कल, ठीक है। फिमोरल हर्निया कहाँ होता है? बिलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक टबर्कल। इंजॉइनल हर्निया में कफ इम्पल्स प्रेजेंट होता है और इट इज़ रिड्यूसिबल। फिमोरल हर्निया में कफ इम्पल्स इतना नहीं मिलता और ये इरेड्यूसिबल होता है, ठीक है, क्योंकि फिमोरल कैनाल जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, नैरो होता है बहुत, इस वजह से ये इरेड्यूसिबल होता है। स्ट्रेंगुलेटेड या इनकार्क्रेटेड हर्निया क्या होता है? इरेड्यूसिबल होते हैं और वेरी पेनफुल होते हैं और इसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट ऑफ इंजॉइनल हर्निया क्या है? रिस्क फैक्टर इंजॉइनल हर्निया क्या है? मेल सेक्स, लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट, ओल्ड एज, क्रॉनिक कफ, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी। फिर इंजॉइनल हर्निया की हमारे पास दो टाइप आती है, इनडायरेक्ट इंजॉइनल हर्निया और डायरेक्ट इंजॉइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंजॉइनल हर्निया जो है वो डीप और सुपरफिशियल इंजॉइनल रिंग से पास होती है और इट इज़ लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। डायरेक्ट इंजॉइनल हर्निया डायरेक्टली जो है ना वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंजॉइनल कैनाल से पास करती है, ठीक है। और अनकॉम्प्लिकेटेड इंजॉइनल हर्निया है तो हमें इलेक्टिव सर्जरी करनी होगी। लेकिन अगर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया रेड, पेनफुल, इरेड्यूसिबल है, दैट इज़ एमरजेंसी कंडीशन, तो हमें एमरजेंसी सर्जरी करनी होगी। 10 साल से कम का बच्चा है, हर्नियोटोमी करना है। 10 साल से बड़ा बच्चा है, हर्नियोग्राफी करते हैं हम, ठीक है, विद अ मैश, सही। और साइंस ऑफ स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया क्या होते हैं? पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो अगर फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, दिस ऑल आर दी फीचर्स ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इरिड्यूसिबल इंजॉइनल हर्निया चिल्ड्रन में हो तो बताया भी एमरजेंसी ट्रीटमेंट इसमें देनी पड़ती है, ठीक है। ऑर्किडोपेक्सी इज़ रिक्वायर्ड इफ़ वन और बोथ टेस्टिस आर इम्पैल्पेबल इन स्क्रॉटम और इनकैक्रेटेड। बेसिकली दैट इज क्रिप्टोकॉर्डिज्म का ये केस ऑर्किडोपेक्सी करते हैं उसमें हम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कावासाकी डिजीज़ है। कावासाकी डिजीज़ क्या होता है? बेसिकली इट इज़ अ फेब्राइल सिस्टमिक वास्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, जो कि लेस दैन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड शॉट आइज़ होती हैं, रेड स्वेलन हैंड्स होते हैं, रेड स्वेलन फीट होता है, ठीक है, रेड क्रैक्ड लिप्स एंड रेड टंग नज़र आते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग बेसिकली हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और हाई फीवर होता है और रैशिंग इन्वॉल्विंग मच ऑफ द बॉडी। तो इसमें जो फीचर्स हमारे पास होंगे बट नो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्लिनिकली हम कैसे डायग्नोज करते हैं इसको? हाई ग्रेड फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड विच लास्ट फॉर ग्रेटर दैन 5 days और एटलीस्ट 4 of the following features: bilateral नॉन एक्सुडेटिव कंजक्टिवल इंजेक्शंस, जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ब्राइट रेड क्रैक्ड लिप्स, स्ट्रॉबेरी रेड टंग, पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, और रेड पाम्स ऑफ द हैंड एंड द सोल्स ऑफ द फीट विच लेटर पील डिस्क्वेमेशन इसमें होती है, पॉलीमॉर्फस रैश होता है। तो जो मोस्ट डायग्नोस्टिक होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉबेरी रेड टंग होती है, ठीक है, ब्राइट रेड क्रैक लिप्स, कंजक्टिवाइटिस, पेनलेस सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी एंड बेबी की जो एज है वो लेस दैन 5 ईयर ओल्ड होती है और ये वास्कुलाइटिस डिजीज़ है। सिस्टमिक वास्कुलर निमोनिक क्या है? क्रैश बर्न्स आप याद रख लो, कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग, ठीक है, हैंड फुट इरिथमा बिफोर बर्निंग, हाई फीवर, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिनोपैथी, स्ट्रॉबेरी टंग और एज फॉर
हैंड फुट एरिथमा, बर्निंग, हाई फीवर। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कावासाकी डिजीज़ का? कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ था। मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि हमें एन्यूरिज्म को प्रिवेंट करना है, ठीक है बेसिकली, तो हाई डोज एस्प्रिन दिया जाता है और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। अगर हम अर्ली स्टेज पे दे दें तो ये रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म को डिक्रीज़ कर देता है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राम, ये इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज़ होता है फॉर कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, ठीक है। और फिर एक डिजीज़ हमारे पास राइस सिंड्रोम एस्प्रिन के यूज़ की वजह से होता है, जिसमें पेशेंट इंसेफेलाइटिस प्लस लीवर डैमेज के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। और वैसे बच्चों में एस्प्रिन यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कावासाकी उन डिजीज़ में से है जिनमें एस्प्रिन यूज़ किया जाता है बच्चों में टू प्रिवेंट कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म। फिर हमारे पास स्कारलेट फीवर है। स्कारलेट फीवर जो है वो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स करवाता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन स्कारलेट फीवर करवाता है। स्कारलेट में ए आ रहा है तो आप याद रखना, अगर कुछ जहन से निकल जाए तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। इसमें फीचर्स क्या होते हैं? फीवर होगा, सोर थ्रोट हो गए। सोर थ्रोट जो है वो एक ऐसा फीचर है जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम कावासाकी डिजीज़। रैश होता है, सैंड पेपर लाइक रैश, पेपर में क्वेश्चन में मेंशन कर दें, ठीक है। और रैश जो है वो ट्रंक पे स्टार्ट होता है 12 to 48 आवर्स आफ्टर फीवर, ठीक है। पाम ऑन सोल पर रैश नहीं होता, ट्रंक पर होता है। स्ट्रॉबेरी टंग मिलेगी, इसमें भी सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी मिलती है और टॉन्सिलाइटिस मिलता है जो कि पेल एक्सुडेट से कवर्ड होता है और रेड मैक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसको हम फॉर्शेड स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो फीवर, सोर थ्रोट, रैश जो कि ट्रंक पर होगा, पाम और हैंड पर नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी टंग होती है और टॉन्सिल्स, सोर थ्रोट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करता है कावासाकी डिजीज़ से। कावासाकी डिजीज़ में सोर थ्रोट नहीं होता। मैनेजमेंट क्या है इसकी? मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। ओरल पेनिसिलिन 5 दिया जाता है फॉर 10 डेज़। अगर बच्चा पेनिसिलिन एलर्जी के तो एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। और स्कूल कमेंस कब से होगा कि आफ्टर गिविंग एंटीबायोटिक 24 आवर्स के बाद बच्चे को हम स्कूल भेज सकते हैं। और स्कारलेट फीवर की जो कुछ कॉम्प्लिकेशन है डैट इज़ ओटाइटिस मीडिया विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड रोमेटिक फीवर जो कि आफ्टर इन्फेक्शन 20 डेज़ के बाद अपेयर होता है, क्योंकि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन करवा रहा है, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ में हम क्या करते हैं? हाई डोज एस्प्रिन और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है फॉर द फियर ऑफ एन्यूरिज्म। और स्कारलेट फीवर जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से होता है तो पेनिसिलिन 5 और एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा स्कारलेट फीवर में फीवर प्लस सोर थ्रोट और टॉन्सिल्स कवर्ड विद पेल एक्सुडेट, दैट इज़ द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट फ्रॉम द कावासाकी डिजीज़, ठीक है। डू नॉट फॉर माल न्यूट्रिशन एंड वॉल्वुलस एब्डोमिनल एक्सरे पर डबल बबल साइंग और बेरियम एनीमा इसका ट्रीटमेंट होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस नज़र आती हैं। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पर ऑलिव साइन नज़र आएगा या एलमंड साइन शेप नज़र आता है और इसकी जो एसोसिएशन होती है वो फीडिंग के साथ होती है, ठीक है। और जो है ना परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है। इंटरसेप्शन पे टारगेट साइन नज़र आता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पे क्रंच जेली स्टूल होते हैं, ब्लड स्ट्रेंड, ठीक है। और सॉसेज शेप साइन नज़र आएगा आपको। उसके अलावा जो है वेरिसोला जोस्टर वायरस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द, अभी हमने इन्फेक्टेड डिजीज़ किया नहीं है बट इन कमिंग डेज हम इन्फेक्टेड डिजीज़ करेंगे, ठीक है, वो चैप्टर भी करेंगे कवर। तो वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन टू एन इन्फेंट विद अ पेरीपार्टम एक्सपोजर टू अ वेरिसोला पेशेंट हम किस तरह करते हैं? तो पेरीपार्टम एक्सपोजर क्या है कि आइदर 7 डेज़ या बिफोर और 7 डेज़ आफ्टर डिलीवरी एक्सपोजर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को वेरिसोला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और आइसोलेशन करवाते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है चिकन पॉक्स का केस है, चिकन पॉक्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि वेरी कॉन्टेजियस डिजीज़ है, एयरबॉर्न डिजीज़ है, ठीक है। और जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। और
अगर वेसिकल्स ड्राइड हो जाए, क्रस्टेड हो जाए, तो फिर ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होते। इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है? 4 days बिफोर द रैश अपीयर एंड 5 days आफ्टर द रैश फर्स्ट अपीयर। स्टॉप व्हेन द रैश ड्राइज एंड क्रस्टेड। प्रेजेंटेशन क्या होगी? बच्चा फीवर के साथ आएगा 38 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोराइटिक इची रैश होंगे, उसको मैक्यूल्स, पप्यूल्स, वेसिकल्स बनेंगे और फिर ड्राई क्रस्टेड लीजन्स होंगे। फेस से स्टार्ट होता है और फिर पूरे चेस्ट और बैक पर ये फैलता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, अगर बच्चा लेस दैन 12 ईयर है तो रीएश्योरेंस एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। और अगर सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया बच्चे को तो फिर हम क्या देते हैं? ओरल एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, और एसाइक्लोवीर ओरल कब दिया जाता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसको, अगर चिकन पॉक्स हो गया, प्रेग्नेंट फीमेल है उसको चिकन पॉक्स हो गया। समझ में आ रही है? सीवियर कंडीशन है तो IV एसाइक्लोवीर दिया जाता है। उसके बाद फेब्राइल सीजर, सीजर प्लस फीवर क्या कहलाता है? फेब्राइल सीजर कहलाता है और ये कॉमन है इन चिल्ड्रन में फ्रॉम 6 months to 6 years तक के। ठीक है, और इसमें हिस्ट्री होती है बच्चे की फेब्राइल कन्वर्जेंस की, और वो जो कन्वर्जेंस होते हैं वो टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। तो हमें इन फीवर में मेनिंजाइटिस को भी इन्वेस्टिगेट करना है। अगर फेब्राइल सीजर लास्ट कर रहा है लेस दैन 5 minutes तो एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल देना। अगर लास्ट कर रहा है ग्रेटर दैन 5 minutes तो बेंजोडाइजेपिन दिया जाता है। इसमें डायजेपाम या बक्कल मिडाजोलाम आ जाता है। अगर IV की ज़रूरत है तो IV लोराज़ेपाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हेयरिंग लॉस इन पेडियाट्रिक्स। सीरस ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम ग्लू एयर या ओटाइटिस मीडिया विथ इन्फ्यूजन कहते हैं, ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस करवाता है। इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट और अमाइनोग्लाइकोसाइड, जेंटामाइसिन, ओटोटॉक्सिक ड्रग्स है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करवाते हैं। ठीक है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन जिसमें कंजेनाइटल साइटोमेगालोवायरस है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करवाता है बच्चों के अंदर। उसके बाद कौन कौन सी फॉलोइंग रिसीविंग वैक्सीन बेबीज ऑफन डेवलप फीवर डेट कैन बी रिलीव विथ पैरासीटामोल। कौन कौन से? अगर वेन टू वरी एंड सीक एक्सपर्ट हेल्प इफ़ द फीवर परसिस्ट फॉर ग्रेटर दैन 1 week। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्राइसाइक्लिक, ये हमने जो है उसमें इमरजेंसी के टॉपिक में किया था। ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस जो है वो रेस्पिरेटरी सिंक्टाइल वायरस करवाता है। ठीक है, और बस इसमें इतना ही चीज़ें याद रखो। बाकी नेक्स्ट मर्मर्स इन पीडियाट्रिक्स। अगर प्री टर्म बेबी है और कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर आ रहा है तो डेट इज़ पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, मशीनरी मर्मर और प्री टर्म बेबी है तो पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस है। साइनोटिक बेबी है विथ इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर तो वो टेरेटोलॉजी ऑफ फॉलेट में आता है। ठीक है, और जो है यहाँ पर 4 मेन फीचर्स होते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फॉलेट में। हमारे पास क्या होता है? जो बेसिकली इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से आ रहा है। प्रोग्रेसिव सीवियर साइनोसिस है, पुअर फीडिंग है और पेनसिस्टोलिक मर्मर है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनाई दे रहा है तो डेट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ठीक है, ए साइनोटिक है, पेनसिस्टोलिक मर्मर आ रहा है तो डेट इज़ VSD। ठीक है, ए सिस्टोलिक साइनोटिक है और पेनसिस्टोलिक मर्मर आ रहा है तो डेट इज़ VSD। राइट टू लेफ्ट शंट में 5 T's याद रखो। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। और जो लेफ़्ट टू राइट शंट करवाता है उसमें ASD, VSD, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस और कॉक्टेशन ऑफ दी एओर्टा आ जाते। तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें किस में मिल रहा था? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, और साइनोटिक भी मिल रहा था बच्चा। ठीक है, और प्रोग्रेसिव या सीवियर साइनोसिस और पुअर फीडिंग और पेनसिस्टोलिक मर्मर है तो डेट इज़ ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। और अगर प्री टर्म में और कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर है तो डेट इज़ पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस में क्या होता है कि यूजुअली जो टर्म पर बेबीज़ होते हैं उसमें जो कंजेनाइटल डिफेक्ट मौजूद होता है बिटवीन द लेफ़्ट एट्रियम एंड द राइट एट्रियम।
वो क्लोज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में नहीं क्लोज़ होता, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द डिसेंडिंग एओर्टा। बच्चा हमें कैसा नज़र आएगा, ए साइनोटिक नज़र आएगा, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं इसमें, कंटिन्यूस मशीनरी मरमर सुनाई देता है, और कहाँ सुनाई देगा, लेफ़्ट क्लेविकल पर, बीनीथ द लेफ़्ट क्लेविकल हमें ये मरमर सुनाई देगा। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ईको पर करते हैं, और मैनेजमेंट कैसे, हमें एनसेड देना है, इंडोमेथासिन टू क्लोज द डक्ट, ठीक है। उसके बाद हेयरिंग टेस्ट इन चिल्ड्रन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट डिजीज़ क्या है, फीवर है, इरिटेबल अनवेल चाइल्ड है, रेड ब्राउन ब्लॉची रैश है, ऑफन ईची ऑन फेस, देन स्प्रेड टू द बॉडी, और वाइट सेंटर स्पॉट ऑन द ओरल कैविटी, कॉप्लिक स्पॉट है, डेट इज मिजल्स। फीवर है, कफ है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है, कॉप्लिक स्पॉट्स मेंशन नहीं किया है, तो डेट इज़ आल्सो अ केस ऑफ मिजल्स। उसके बाद माइल्ड फीवर है, रैश ऑन फेस इनिशियली बिहाइंड द ईयर, देन स्प्रेड टू द बॉडी, swollen lymphadenopathy और रेड पिटैकी इन माउथ है, तो डेट इज़ द केस ऑफ रूबेला, ठीक है। और उसके बाद सडन हाई फीवर है, और चेस्ट जो रैश है वो चेस्ट पर है, ट्रंक पर है, या फिर लेग्स पर है, हेड और नेक पर नहीं है, डेट इज़ रोज़्यूला इन्फेंटम, ठीक है। उसके बाद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है, इसमें ये चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमनली होता है। पैनसाइटोपिनिया के साथ बच्चा प्रेजेंट करेगा, लो हीमोग्लोबिन की वजह से एनीमिया होगा, और बच्चे को फटीग और पेलर होगा, लो WBCs की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, और उसके बाद लो प्लेटिलेट्स की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, ब्लीडिंग और ब्रूजेस, ठीक है। बोन मैरो एस्पायरेशन या बायोप्सी पे न्यूमरस ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया इज़ आइदर ALL और एप्लास्टिक एनीमिया, तो बोन मैरो बायोप्सी कैन डिफ्रेंशिएट इट, ठीक है। तो लेकिन एग्ज़ाम में याद रखना, ऑल ल्यूकेमिया डेट अकर्स इन चिल्ड्रन इज़ ALL, ठीक है। उसके बाद जब हम हीम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में करेंगे। ALL है, चाइल्ड की जो एज होती है वो अप टू 15 ईयर्स तक की होती है, पैनसाइटोपिनिया और ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं। AML है, AML में क्या होता है कि 20 to 30 ईयर्स अडल्ट होते हैं, और बॉडीज़ मिलते एयर रॉड्स और ब्लास्ट सेल्स मिलता है, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया नहीं मिलता, वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में मिलता है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है कि अडल्ट होते हैं 20 to 40 ईयर्स, 30 ईयर्स के यंग एज में होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, एयर रॉड्स और ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं। CML का केस बहुत दफ़ा पूछा हुआ है, मिडल एज 40 to 50 ईयर्स के होंगे, ठीक है। मैसिव स्प्लीनोमेगैली, फाइलाडेल्फिया, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, और फाइलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। 9:22 का रेशो होता है इसमें, ठीक है, ट्रांसलोकेशन का। ग्रेनुलोसाइट्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इजिनोफिल्स विदाउट ब्लास्ट सेल इन ऑल स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। और क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, ओल्ड ग्रेटर दैन 60 ईयर्स के होते हैं, कोई स्प्लीनोमेगैली नहीं होती, स्मज सेल्स मिलते हैं इसमें, सर्वाइकल लिम्फ नोड पैल्पेबल होता है, मैच्योर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो स्मज सेल्स आपसे पूछ ले, क्रॉनिक है तो अडल्ट ओल्ड एज में मिलेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैच्योर लिम्फोसाइटोसिस होती है इसमें। उसके बाद रिमेंबर आ चाइल्ड इन्फेंट विथ प्रोलॉन्ग वर्सनिंग रेस्पिरेटरी सिम्टम, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मैल अब्जॉर्प्शन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्टीड्यूरिया, डिलेड डेवलपमेंट के साथ आया, लो वेट फॉर एज, कंसीडर सिस्टिक फाइब्रोसिस बिकॉज जो है वो रिकरेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उसको हो रहे हैं, और डिलेड डेवलपमेंटल स्टेजेस है। स्वेट टेस्ट करेंगे, और रीज़न क्या है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, दैट इज़ हाई विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है बर्थ एट वेट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होना चाहिए, 2.5 किलो से ज़्यादा का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 kg से कम है या फिर 4 kg से कम, 2.5 kg से ज़्यादा या 4 kg से कम। लो बर्थ वेट किसको कहते हैं, 2.5 kg से कम के बच्चों को कहा जाता है। मैक्रोसोमिया ये एट बर्थ के टाइम पर ये वेट बताया, मैक्रोसोमिया यानी बर्थ वेट ग्रेटर दैन 4 kg है, ठीक है। तो प्लीज़ नोट दैट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज आफ्टर
renal transplant for immunosuppression to prevent rejection, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स क्या करवा सकता है, कशिंग सिंड्रोम करवा सकता है जिसमें हमारे पास हाई कॉर्टिसोल हो जाता है। एक चाइल्ड है जो कि ओबीज है, शॉर्ट है, एब्डोमिनल स्ट्राई मौजूद है, उसकी हिस्ट्री है रिनाल ट्रांसप्लांटेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या बता रहा है, कशिंग सिंड्रोम जिसमें हाई कॉर्टिसोल लेवल है ड्यू टू एक्सोजीनस इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स पोस्ट रिनाल ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, मूड फेस फॉलो हम, मूड, बिहेवियरल चेंजेस, ओबेसिटी, शॉर्ट बच्चा होगा, स्ट्राई, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैलीमिया। स्क्रीनिंग टेस्ट कशिंग सिंड्रोम के लिए क्या किया जाता है, 24 आवर यूरिन फ्री कॉर्टिसोल करवाया जाता है। बेस्ट इनिशियल टेस्ट टू इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस इज़ ओवरनाइट डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, और बेसिकली लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। लेकिन लीजन को लोकलाइज़ करना है आपको कि पिट्यूटरी एडिनोमा है या कोई एक्टोपिक सोर्स से जो कि ACTCH रिलीज़ करवा रहा है, तो उसके लिए हम हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या है कि अगर लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट आपने किया है, ठीक है, और इस पर कॉर्टिसोल लो हो जाता है तो डैट इज़ नॉर्मल, हाई या नॉर्मल कॉर्टिसोल मिलता है तो डैट इज़ कशिंग सिंड्रोम। फिर आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन 8 mg दिया, लो कॉर्टिसोल बता रहा है, कॉर्टिसोल लो हो जाता है डैट इज़ कशिंग डिजीज़, हाई या नॉर्मल कॉर्टिसोल है। ठीक है, तो ACTH अगर लो होता है तो एड्रीनल कशिंग है, और अगर ACTH हाई है तो एक्टोपिक ACTH है। ठीक है, हाई या नॉर्मल कॉर्टिसोल मिलता है तो हम फिर क्या देखते हैं, ACTH को देखते हैं। ACTH हाई मिलेगा तो एक्टोपिक कोई लीजन है जहाँ से ACTH रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर ACTH लो मिलता है तो डैट इज़ एड्रीनल कशिंग। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इफ़ ACTH इज़ लो दिस रूल आउट पिट्यूटरी एंड एक्टोपिक कॉजेज़, गो फॉर एड्रीनल CT। अगर ACTH हाई मिलता है तो आपने हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करना है टू लोकलाइज द लीजन। लो कॉर्टिसोल हो जाता है तो इसका मतलब कशिंग डिजीज़ है, हमें पिट्यूटरी MRI करना है। हाई कॉर्टिसोल मिलता है, सप्रेस नहीं होता, तो डेट इज़ एक्टोपिक CT चेस्ट और एब्डोमेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड थेरेपी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि अब हम डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करेंगे। फॉर एनी पेशेंट विद डिहाइड्रेशन द फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट शुड बी रिहाइड्रेशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, रिहाइड्रेशन का ये होता है कि हम स्किन को पिंच्ड करते हैं, अगर वो स्लोली गोज़ डाउन हो रहा है तो डैट इज़ द सीन के यहाँ पर क्या है, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज स्किन टर्गर, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन और sunken eyes, that all are the features of dehydration, or the commonest cause of dehydration in pediatric is gastroenteritis। ठीक है, ड्यू टू रोटावायरस, रोटावायरस करवाता है गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ठीक है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज़ डन आइदर बाय ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब अगर ओरली चाइल्ड टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है, बेसिकली माइल्ड डिहाइड्रेशन में हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देते हैं जिसे ORS कहा जाता है। ठीक है, अगर सीवियर है, बच्चा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है, हाइपोटेंशन है, प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम है, पेल मॉटल्ड स्किन है, कोल्ड पेरिफेरीज है, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, कैन नॉट टॉलरेट ओरली, तो हम उसको एडमिट करते हैं और IV फ्लूइड्स देते हैं। ठीक है, IV फ्लूइड्स इन डिहाइड्रेटेड चिल्ड्रन ओरली अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो इनिशियल बोलस हम नॉर्मल सलाइन 0.9% सोडियम क्लोराइड का दिया जाता है, और फॉर मेंटेनेंस डोज जो है वो 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस 5% डेक्सट्रोज दिया जाता है। इफ़ देयर इज़ एसोसिएटेड हाइपोकैलीमिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन तो हम IV नॉर्मल सलाइन के साथ, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम क्लोराइड भी ऐड कर देते हैं टू करेक्ट द हाइपोवॉल्यूमिया एज वेल एज लो पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हमने अभी किया है। डिजॉर्ज सिंड्रोम है, इसको आप कैच 22 से याद रखो, क्लैप पैलेट मिलेगा, एबनॉर्मल फेस होता है, थाइमिक एप्लेजिया,
एब्सेंट थाइमिक शेडो ऑन द एक्सरे, कार्डियक में टेराटोलॉजी ऑफ फोलेट, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और 22 से द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द क्रोमोसोम नंबर 22। तो एब्सेंट थाइमिक शेडो अगर आपको नज़र आता है तो दिस इज डाइजॉर्ज सिंड्रोम। फिर फेब्राइल सीजर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के एज तक, बेसिकली 5 ईयर तक के बच्चों में देखा गया है, ठीक है। और अगर फिर फर्दर एपिसोड्स ऑफ फेब्राइल सीजर चलते रहे तो ये एपिलेप्सी कॉज कर सकता है, ठीक है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, हमारे पास रिपीटेटिव प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है आफ्टर फीडिंग, और ये हाइपोक्लोरेमिक हाइपोकैलेमिक अल्कलोसिस कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद मैकल्स डायवर्टिकुलम भी पढ़ लिया था, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग इन 2 to 3 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड, ठीक है। और हमारे पास जो है हाइपर इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, ब्लू स्क्लेरा और ब्रूजेस मिलने, तो डैट इज़ एलर-डॉनलेस सिंड्रोम, और इसमें सबएरेक्नॉइड हिमरेज के चांसेस होते हैं, ठीक है। बच्चों की बात कर रही हूँ। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट वेब नेक, वाइडली स्पेस निप्पल, ओवरियन फेलियर, प्राइमरी एमेनोरिया, इम्पेयर्ड प्यूबर्टल ग्रोथ, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है, तो डैट इज़ द केस के ये टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। हमारे पास जो केस है वो डाउन सिंड्रोम का है, जिसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपवर्ड क्लैंड टू द आईज, स्मॉल नोज विद डिप्रेस नेजल ब्रिज, एबनॉर्मल शेप्ड एयर होते हैं, स्मॉल माउथ, इनलार्ज टंग होता है, स्लिप a single deep crease across the palm, that is the most important line, joint laxity, space between the फर्स्ट एंड सेकंड टो, इस तरह से स्पेस होता है फर्स्ट एंड सेकंड टो के दरमियान। उसके बाद ड्यूडेनल एट्रेजिया इज एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा हुआ था कि ड्यूडेनल एट्रेजिया जो है वो डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन दिखता है। उसके बाद एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो कि डाउन सिंड्रोम के पीपल में होते हैं, AVVSD हम कहते हैं इसको, बेसिकली डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। उसके बाद हमारे पास है कि न्यू नेट है, चेस्ट एक्सरे पे डबल बबल साइन दिख रहा है और फ्लैट ऑक्सीपिट है और लो साइड ऑफ एयर से, डैट इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, इसमें ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन होती है लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज़, ये सब ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। इसमें कॉर्टिकोल की डेफिशिएंसी होती है और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है, एंड्रोजीन की एक्सेस हो जाती है। तो बायलेटरली इनलार्ज ग्लैंड में क्या होता है कि सॉल्ट वेस्टिंग होता है, हाइपरकैलेमिया प्लस हाइपोनेट्रीमिया, और इसमें 21 हाइड्रोजाइलेज इंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, फीमेल में एम्बिगस जेनेटिलिया, मेल में पिनाइल इनलार्जमेंट, हाइपर पिगमेंटेशन, इन्फेंटाइल मेल है तो सॉल्ट वेस्टिंग होगी ड्यू टू एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी, वॉमिटिंग, वेट लॉस, लिथार्जी, डिहाइड्रेशन, डिक्रीज सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम, तो अल्फ़ा बीटा हाइड्रोजाइलेज डेफिशिएंसी। तो खैर ये चीज़ मैंने एंडो में बहुत डिटेल में बताई थी। थाइमिक शेडो आपको एब्सेंट नज़र आ रहा है तो डेट इज डाइजॉर्ज सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, टॉल थिन बॉय होगा, स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स के साथ आएगा, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, स्कॉलियोसिस, फ्लेक्सिबल जॉइंट, मायोपिया, that is the case of Marfan syndrome और spontaneous pneumothorax is very common in Marfan syndrome। फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारे पास क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है उसमें जी फिल्टर से याद रखना, गायनिकोमस्टिया, फेशियल हेयर जो है वो लो होते हैं, एस्ट्रोजन इज़ हाई बट टेस्टोस्टेरोन इज़ लो, लॉन्ग लिम्स, ठीक है, टॉल स्लिम, एलिवेटेड FSH LH और एग्रेसिव बिहेवियर होता है, लो टेस्टोस्टेरोन, हाई एस्ट्रोजन, FSH और LH हाई होते हैं, हाइपोगोनाइडिज्म, स्मॉल टेस्टिस होते हैं, कैरियोटाइपिंग हम करते हैं क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए और हमें उसमें 47XXY का पैटर्न मिलता है, ठीक है। फिर हमारे पास विल्सन डिजीज़ है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, जिसमें कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है लीवर के अंदर, तो इसमें जो है पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम्स होंगे, जाहिर है, हेपेटोमेगैली, डीअरेंज लीवर फंक्शन, सिरोसिस, CNS में एटेक्सिया, एसिमेट्रिकल ट्रेमर, डिसार्थिया, डिस्टोनिया,
ठीक है, बिहेवियर में डिक्रीज, स्कूल परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी चेंजेस, ठीक है। के फिशर रिंग्स, हमें डार्क रिंग्स मिलते हैं अराउंड द कॉर्निया, कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है बेसिकली इन द डेस्मेंट मेम्ब्रेन इन विल्सन डिजीज़, ठीक है। तो ग्रीनिश ये गोल्ड रिंग ऑन द कॉर्निया मिल रही है ड्यू टू कॉपर डिपोजिशन, जैसे हम केसर फिशर रिंग कहते हैं। और डायग्नोसिस किस तरह बनती है विल्सन डिजीज़ पे, इनिशियली हम एलएफटी और सीरम सीरोप्लाज्मिन करते हैं जो कि वेरी लो 0.1 से भी कम नज़र आता है। और ट्रीटमेंट क्या होती है, लाइफ लॉन्ग पेनिसिलामाइन दिया जाता है, और अगर एक्यूट लीवर फेलियर हो गया तो लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होती है, इसमें आयरन डिपोजिशन हो जाती है लीवर के अंदर। हेपाटोमा हेपेटिक कैंसर कॉज करवा सकते हैं। पेनक्रियाज में हुआ तो डायबिटीज़ मेलाइटिस, स्किन में तो ब्रॉन्ज स्किन, हाइपर पिगमेंटेशन जॉइंट में, आर्थ्रोपैथी हार्ट में, कार्डियोमायोपैथी शार्पनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। तो हिपैटोमेगैली, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्रॉन्ज स्किन, आर्थ्रोपैथी, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। विल्सन में याद रखना CNS एंड बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं बच्चे को, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास अगर सिर्फ PTT अलोन बढ़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ PTT बढ़ा हुआ है तो डैट इज़ हीमोफीलिया। PTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों बढ़े हुए हैं, दैट इज़ वॉन विल ब्रांड डिजीज़। ये आपसे जो है ना MCQs में बहुत पूछा हुआ है। सिर्फ PTT बढ़ा हुआ है तो डैट इज़ हीमोफीलिया। PTT और ब्लीडिंग टाइम दोनों बढ़े हुए हैं, वॉन विल ब्रांड फैक्टर डिजीज़, ठीक है। और उसके बाद सारे बढ़े हुए हैं, PTT भी बढ़ा हुआ है, PT भी इंक्रीज़ है, ब्लीडिंग टाइम भी इंक्रीज़ है, प्लस परप्यूरा, पिटैकियल, GIT, एंटी वेनिपंक्चर साइट से ब्लीडिंग हो रही है तो डैट इज़ DIC। सिर्फ प्लेटिलेट डिक्रीज़ है और अपर रेस्पायरी आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, ठीक है। तो और हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, डैट इज़ आइडियोपैरेटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। नॉर्मल PT टाइम कितना होता है ये यहीं पर याद कर लो, 10 से 14 सेकेंड होता है, ठीक है। और नॉर्मल PTT कितना होता है, 35 to 45 सेकेंड होता है। और ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, 3 to 9 मिनट्स, ठीक है। PT 10-14, PTT 35 से 45 सेकेंड, ब्लीडिंग टाइम 3 to 9 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास हीमोफीलिया A और B का डिफरेंस है। हीमोफीलिया B इज़ आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज़। हीमोफीलिया A में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और हीमोफीलिया B में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया A इज़ मोर कॉमन, हीमोफीलिया B लेस कॉमन, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हीमोफीलिया A में डेस्मोप्रेसिन देते हैं, यह फैक्टर 8 को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और जबकि हीमोफीलिया B में जो है वो रिकैम्बिनेंट फैक्टर 9 दिया जाता है। कभी भी हम NSAID और IM इंजेक्शंस हीमोफीलिया में नहीं देते क्योंकि ये ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी वैक्सीन जो है HIV पॉजिटिव पेशेंट में नहीं दिया जाता है, BCG TB वैक्सीन, ठीक है। येलो फीवर वैक्सीन अगर CD4 लेस देन 200 है तो MMR भी नहीं दिया जाता। उसके बाद वूपिंग कफ के लिए हम इन्फ्लुएंजा और पर्टुसिस IP वैक्सीन हमारे पास आ गई है। अब ये जो है ना कम्बिनेशन फॉर्म में मिलती है इन्फ्लुएंजा एंड DPT। तो वैक्सीन जो है वो 20 to 30 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज में प्रेग्नेंट वोमेन को दिया जा सकता है, इन्फ्लुएंजा एंड DPT वैक्सीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ARDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम चेस्ट एक्सरे पे डायग्नोस करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि न्यू बॉर्न है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, ग्रंटिंग, टैकीपीनिया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन है, नेज़ल फ्लेयरिंग है, साइनोसिस है, लो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, प्री टर्म बर्थ है बिफोर 32 वीक्स ड्यू टू इनसफिशिएंट लंग सर्फेक्टेंट कोलैप्स्ड एल्विलाई, ठीक है। एक्सरे फाइंडिंग जो AQH के रिकॉर्ड्स में भी था कि एक्सरे इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में बायलेटरल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आती है, ठीक है। तो अगर प्री टर्म डिलीवरी आपको सस्पेक्टेड होती है तो हम मदर को प्रोफाइलेक्सिकली IM कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चे में लंग सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद निमोनिया को भी हमें DDs में रखना होता है। तो RDS में डिफ्यूज़ बायलेटरल डिफ्यूज़ ग्रैनुलर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ड्यू टू एटेलेक्टेसिस मिलती है और डिक्रीज लंग वॉल्यूम मिलता है। मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम में
इसमें क्या होता है कि मेकोनिया एस्पायरेशन सिंड्रोम रिफर्स टू रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ मेकोनियम इन द ट्रेकिया. इट अकर्स इन द इमीडिएट न्यूनेटल पीरियड. ठीक है. मोर कॉमन पोस्ट टर्म डिलीवरीज में होता है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम आफ्टर 42 वीक्स जो बच्चे बॉर्न होते हैं. ठीक है. RDS इज़ कॉमन इन प्री टर्म. ठीक है. और मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करवा सकता है. और हाई रिस्क फैक्टर्स के लिए क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैटरनल हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, कोरियो एम्नियोनाइटिस, स्मोकिंग और सब्सटेंस अब्यूज़. ठीक है. वेसिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स से बच्चे में आपको प्रोफाइलैक्सिक एंटीबायोटिक देना है क्योंकि रिकरेंट UTIs का ख़तरा होता है. सही है.